हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है पार्ट 2 जो आया था वो हम करने वाले हैं। उसका चैप्टर नंबर 6 द स्टेट द गवर्नमेंट एंड द यू। सो इसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। गवर्नमेंट और स्टेट में डिफरेंस क्या है, या स्टेट और गवर्नमेंट है क्या, उनको इंटरचेंजेबली क्यों बोला जाता है। अब अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट भी हमने देखी थी। अब आता है इंडिया अ रिपब्लिक डेट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल, जो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। So India is a democratic republic and its constitution guarantees fundamental rights of all its citizen। तो फंडामेंटल राइट्स देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इनके, वो उनकी गारंटी देते कि आपके राइट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द लॉ एंश्योर दैट rules by a representative majority does not violate the fundamental rights of any citizen। कि कोई भी है, ये नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो लॉ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेजोरिटी आकर या कोई भी मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव आकर आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन सकते हैं या फिर आपको उनका फॉलो करने के लिए अलाउ, मतलब उनकी आपको परमिशन की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं और वो सबको फॉलो करने की आज़ादी है। देयर एग्जिस्ट सर्टेन जोग्राफिकल एरियाज डेट बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो कुछ एरियाज है जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग है। दीज लैंड्स, अब इनके जो लैंड है ये प्रोटेक्ट हैं बाय लॉ फॉर देयर यूज़, कि इनका क्या यूज़ हो सकता है। इन प्राइवेट कंपनीज एंड अदर इंडिविजुअल कैन नॉट बाय और लीज द लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड ड्यू लीगल प्रोसेस। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज है या कोई भी दूसरा इंडिविजुअल है, वो वहाँ आकर वहाँ पे लैंड को ना तो बाई कर सकता है ना ही लीज पर ले सकता है, जब तक कि उसे लोकल कम्युनिटी से परमिशन नहीं मिल जाती और साथ में जो लीगल प्रोसेस होती है वो पूरी करने के बाद ही वो वहाँ पर लैंड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग वॉज नॉट अलाउड इन द सेक्रेड हिल्स ऑफ द डोंगरिया कोंड ट्राइब इन ओडिशा। तो वहाँ पर जो है माइनिंग भी अलाउड नहीं है। एज द कम्युनिटी जो है, वहाँ की कम्युनिटी जो है स्ट्रोंगली अपोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर रिवर्स्ड लैंड, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिटी है वहाँ पे इस तरह की तबाही या डिस्ट्रक्शन से रिवर है वो नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों। सो इन दिस केस द राइट ऑफ द ट्राइबल, अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है, जो ट्राइबल के राइट्स हैं उनके सेक्रेड हिल्स को लेकर वो प्रोटेक्ट हैं किससे, लॉ से, इसलिए वहाँ पर माइनिंग वगैरह नहीं होती है। अब ये ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंपॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एज पर इट्स रूल बुक। अब रूल बुक के अकॉर्डिंग अ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA हैड बैंड डिलीवरीज आफ्टर 9 PM इन इट्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने जो है रात के 9 बजे के बाद डिलीवरी नहीं होगी उनके कॉम्प्लेक्स में। दिस रूल वॉज बेस्ड ऑन अ मेजोरिटी वोट। और ये रूल कैसे बना कि मेजोरिटी में लोगों ने ये वोट किया कि 9 बजे के बाद डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, से बना। इट इग्नोर द व्यू, अब इसने क्या किया, व्यू को इग्नोर किया। किसके, जो माइनॉरिटी ऑफ रेजिडेंट है। हो सकता है कि कुछ लोग रात को लेट आते हैं ड्यूटी करके या कोई भी काम करके अपना, तो खाना नहीं बना पाएंगे तो ऑर्डर करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन माइनॉरिटी थे जो जो लोग कम थे उनके उनकी मतलब आप एक तरह से सोच सकते कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको उन्होंने इग्नोर किया वहाँ पर। हु आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू भी किया डेट सच अ बैन वुड अफेक्ट द सिक एंड एल्डरली। अब ये तो उनको भी इफेक्ट करेगा ना, जो सिक हैं या फिर जो बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी ज़रूरत होगी, कभी भी भूख लग सकती है तो उनके लिए भी, या कोई भी चीज़ ज़रूरी चीज़ मंगानी है तो उसके लिए। वॉज दिस अ फेयर रूल, तो क्या एक फेयर रूल है। वन नाइट एन एल्डरली रेजिडेंट कोलैप्स्ड, अब वो जो है कोलैप्स हो गया, एकदम से गिर गया। क्यों, बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर एज द मेडिसन। अब उन्हें जो मेडिसिन चाहिए थी सी नीडेड कुड नॉट बी डिलीवर्ड, अब वो उसके फ्लैट में नहीं आ पाई एट हर फ्लैट इन टाइम से। तो RWA मॉडिफाई किया इस रूल में कि एक्सक्लूड फूड एंड मेडिसिन फ्रॉम द बैन, कि अगर खाना और मेडिसिन आएंगी तो उनकी डिलीवरी होगी, बाकी जो ज़्यादा फालतू के आइटम है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उनकी डिलीवरी रात को 9 बजे के बाद नहीं होगी। इससे क्या हुआ, प्रोटेक्ट हुआ जो माइनॉरिटी की वॉइस थी उनकी भी, कि किसी को किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। Now, remember the government can use force to maintain law and order, but the constitution limits its power। अब गवर्नमेंट जो है फोर्स का यूज़ कर सकती है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकी पावर को लिमिट में लेकर आता है। अदरवाइज क्या होगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं माइट यूज़ देयर पावर अनचेक्ड, वो बहुत जो है मतलब बुरी तरह से अपनी पावर को यूज़ करेंगे, विच वुड थ्रेटन सिटीजन्स राइट, और जो हो सकता है कि जो सिटीजन्स के राइट है उनको भी जो है खतरा हो सकता है। सो इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वी हैव अ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या होता है, हमारी एक गवर्नमेंट होती है वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल टेक डिसीजन, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हुए हैं वो डिसीजन लेते हैं
कैसे डिसीजन लेती है? विद इन अ फ्रेमवर्क डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। नाउ डेट्स अ रिपब्लिक इन एक्शन, इसे ही बोलते हैं कि रिपब्लिक एक्शन में है। वेयर द रूल ऑफ लॉ इज मोर पावरफुल देन द विशेज ऑफ द मेजोरिटी, जहाँ पर जो लॉ के रूल हैं वो ज़्यादा पावरफुल है मेजोरिटी की विशेज के अलावा, ठीक है। अब कि ज़्यादा लोग ये चाहते हैं तो उसकी वजह किस चीज़ को देखा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉ है, क्या रूल बना है। दिस इज़ हाउ रिपब्लिक्स लाइक इंडिया, और इसी तरह जो इंडिया की तरह जो बाकी रिपब्लिक है वो भी हैं फ्रांस एंड द यूएसए, डिफेंड अगेंस्ट, वो भी डिफेंड करते हैं अगेंस्ट किसके? डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी। मेजोरिटी के जो डोमिनेंस हैं, यानी कि जो ज़्यादा लोग हो जाते हैं वो अपना डोमिनेट करने लगते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग काम होगा। तो जो रिपब्लिक है वो इस चीज़ को अगेंस्ट जाता है कि सबके अकॉर्डिंग काम होगा, किसी भी एक मेजोरिटी के लिए नहीं। डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी, अ सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, जहाँ पर मेजोरिटी का जो इंटरेस्ट है अलोन वो आर परस्यूड, द डिटरमाइन ऑफ द राइट्स ऑफ डिट्रीमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के राइट्स को दबा दिया जाता है। तो जो रिपब्लिक होते हैं वो इसके अगेंस्ट हमेशा रहते हैं। इट स्टॉप्स द पावरफुल मेजोरिटी, अब रिपब्लिक क्या करता है? जो पावरफुल मेजोरिटी होती है उसको रोकता है फ्रॉम अनफेयरली हर्टिंग द राइट्स ऑफ स्मॉलर ग्रुप, ताकि वो छोटे ग्रुप के जो है अनफेयरली उनको हर्ट ना कर पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंश्योर करता है डेट नो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिकम टू पावरफुल, वो ताकि कोई भी एक पार्ट जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। द इलेक्टेड लीडर्स कैन नॉट पास लॉ, जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी लॉ को पास नहीं कर सकते जो अगेंस्ट पीपल्स बेसिक राइट, ऐसे लॉ जो लोगों की बेसिक राइट्स के अगेंस्ट हो, खिलाफ हो, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। तो इनके लिए जो है अपनी मर्जी से कोई भी लॉ पास नहीं कर सकते हैं। इन 1782 एज द अमेरिकन वॉर और ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन वॉज एंडिंग, तो वो एंड पे आने वाली थी विद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन लीडिंग द अमेरिकन आर्मी, वो अमेरिकन आर्मी को लीड कर रहे थे। वन ऑफ हिज ऑफिसर रोड टू हिज सजेस्टिंग, तो उनको जो है सजेस्ट करते हुए उनके एक ऑफिसर ने लिखा डेट ही शुड बिकम द किंग ऑफ अमेरिका, कि वो अमेरिका के किंग बने। वॉशिंगटन फॉर्मली रिफ्यूज, उन्होंने बहुत मतलब एक सख्त लहजे में उनको रिफ्यूज़ किया, सेइंग डेट सच अ प्लान वुड हार्म द कंट्री, कि ऐसा प्लान जो है कंट्री को क्या करेगा? नुकसान ही पहुंचाएगा। एंड डेट ही बिलीव्ड ओनली इन अ गवर्नमेंट बाय द पीपल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या बोला कि जो एक गवर्नमेंट होगी ना, उनके अकॉर्डिंग क्या बिलीव था उनका कि एक गवर्नमेंट होगी जिसे लोग बनाएंगे और वो किसके अंडर काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ही सही है। Washington thus showed his deep commitment to a रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने वहीं पर दिखाया कि रिपब्लिकन जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो कितना ज़रूरी है। मैनी ईयर्स बिफोर ही वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 1789, और ये बात उन्होंने बहुत पहले बोली थी जब वो मतलब 1789 में वो जो है फर्स्ट प्रेजिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट की, इससे पहले ही उन्होंने ये बात बोली थी। नाउ अकॉर्डिंग टू कौटिल्य कौन है? जो ऑथर हैं अर्थशास्त्र के, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। द किंग द प्राइमरी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, जो राजा है, जो सबसे पहली अथॉरिटी है किसी भी स्टेट की, हैज़ टू फॉलो राजधर्म, उन्हें जो है राजधर्म का पालन करना है। एंड हैव अ गुड गवर्नेंस सिस्टम, और एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए। ही शुड एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑर्डर को जो है उसने पालन करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है, सोसाइटी विल बिकम चायटिक विद द बिग फिश, तो सोसाइटी जो है बहुत ही मतलब उथल पुथल एक तरह से हो जाएगी। जो बड़ी फिश है, यानी कि जो पावरफुल लोग हैं, द मोर पावरफुल ईटिंग द स्मॉलर फिश, जैसे समुद्र में होता है बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो ऐसे ही समाज में होगा। जो ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे वो कम पावरफुल लोगों के, या जो बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है, उन लोगों का ज़्यादा शोषण करेंगे। इन इंडिया द स्टेट ऑपरेट थ्रू इंस्टीट्यूशन, अब इंडिया में जो है स्टेट के अलग अलग भाग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें वो काम करते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द स्टेट क्लेम्स द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, अब स्टेट की अपनी पावर्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रो कंट्रोल बाय द पुलिस एंड टैक्सेशन, अब इनकी जो पावर है वो कौन सी है? पुलिस एंड टैक्सेशन जो है इनके कंट्रोल में आता है। नाउ लेजिस्लेटर द लॉ मेकिंग बॉडी, अब इसका काम क्या है? लॉ बनाना।
द लेजिस्लेटेड इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की ब्रांच है, वो क्या करती है, डेट मेक लॉ फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द लेजिस्लेटर रिप्रेजेंट द पीपल, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिएट करते हैं रूल्स डेट अप्लाई टू एवरीवन, जो हर एक के लिए सेम है। इट एंश्योर, ये साथ में एंश्योर करता है डेट गवर्नेंस हैपन्स थ्रू वेल डिफाइंड रूल्स लॉज रादर देन पर्सनल विशेज और आर्बिट्रेरी डिसीजंस। तो गवर्नेंस का मतलब कि किस तरह से शासन करना है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के लॉ जो है आपकी किस तरह से डिफाइन है, वेल डिफाइन होने चाहिए, किसी की पर्सनल विश पर या कोई भी इस तरह के अजीब से डिसीजन से नहीं। द स्टेट टू हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव, अब स्टेट की भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली या चीज़ें होती हैं। दे मेक लॉज ओनली फॉर द स्टेट, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी स्टेट के लिए रूल बनाते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, एक सेट होता है जिसमें आइडियाज़ और एक्शन होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम इस तरह से काम करेंगे, इन चीज़ों पर काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव, अब लेजिस्लेटिव का काम था लॉ बनाना, इसका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना। द लॉ इम्प्लीमेंटिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग द लॉ, इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना, फॉर्मुलेटेड बाय द लेजिस्लेटिव एंड टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, जो भी पॉलिसी की हमने बात की, जो नए आइडियाज या एक्शंस होते हैं। The executive, political and permanent. In every country, the government needs someone to enforce law, design and implement policies, and manage the day-to-day activities of the government. Administration. सो हर एक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है कोई ना कोई चाहिए होता है जिसमें वो लॉ बना सके, उनको डिज़ाइन कर सके, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें, और डेली की जो चीज़ें हैं उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करें। सो इसके लिए द एग्जीक्यूटिव डज दिस इम्पोर्टेंट जॉब, तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इस जॉब को करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन, कोई एक पर्सन के लिए नहीं है और अ ग्रुप, रादर इट हैज़ टू पार्ट्स डेट वर्क टुगेदर, इसमें दो पार्ट होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, the political executive and the permanent executive. While the Constitution of India does not explicitly define the political executive, अब जो Constitution of India है वो explicitly को define नहीं करते हैं, मतलब वो जो है does not explicitly define the political executive को define नहीं करते हैं, and the permanent executive को भी दोनों को अलग अलग define नहीं करते हैं। This distinction is an inherent part of India's parliament system. तो यहाँ पर जो है ये इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अलग से नहीं डिफाइन किया गया है। ड्राइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड गवर्नेंस कन्वीनियंस, तो गवर्नेंस के कन्वीनियंशियल के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे ये लिया गया है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से हैं, सो द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ लीडर, अब लीडर्स हैं हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको लोगों ने चूज किया है। These include the Prime Minister, Chief Minister and their Minister, as well as the President and Governors. तो ये सब उसमें आते हैं। Through the last two mostly have formal और symbolic rules. अब ये जो लास्ट के दो हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनका सिम्बोलिक रूल ज़्यादा होता है। These elected leaders are responsible for making big decision. अब ये लीडर्स का काम होता है बड़े बड़े डिसीजन लेना, न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस करना, गोल सेट करना कि हमारी कंट्री को हमें यहाँ तक लेके जाना है, एंड रिप्रेजेंट करना इंडिया को दूसरी कंट्रीज में। सिंस दे आर चूजन इन इलेक्शन, अब ये इलेक्शन से चूज होके आते हैं, दे स्टे इन पावर फॉर अ फिक्स टाइम, तो एक फिक्स टाइम तक ये पावर में रहते हैं जो कि है 5 years, यूजुअली 5 years, अनलेस दे आर री इलेक्टेड, जब तक अगर वो री इलेक्ट होके आ जाते हैं तो उनका टाइम बढ़ जाएगा, अदरवाइज वो 5 years के लिए हैं। और डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस कर सकते हैं, और ये जो है हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। देयर पावर डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल, उनकी पावर डिपेंड करती है कि लोग उन पर कितना सपोर्ट, उनको ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो तो होगी आपकी पॉलिटिकल, अब आता है परमानेंट। सो द परमानेंट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अब इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते हैं बट आर सिलेक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन लाइक दोज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब वो ऑफिसर क्या होते हैं, इलेक्शन से सिलेक्ट होके आते हैं, जैसे यूपीएससी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स, इन्हें ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स भी बोला जाता है। अनलाइक पॉलिटिशियंस, दीज ऑफिसर्स आर नॉट रिमूव्ड और रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद पॉलिटिशियन की तरह इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं होते हैं। दे वर्क इन द बैकग्राउंड टू कीप द गवर्नमेंट रनिंग स्मूथली नो मैटर विच पार्टी इज इन द पावर, तो वो बैकग्राउंड में यानी कि चीज़ों को हैंडल करने के लिए काम करते रहते हुए, कोई भी गवर्नमेंट हो उनका काम क्या है, सारी चीज़ों को स्मूथली चलाना।
देयर जॉब, उनका जॉब है इज़ टू ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस देना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और मैनेज करना पब्लिक सर्विसेज को। इनका काम यही है, गवर्नमेंट कोई भी हो ये अपना काम करते हैं। अब कौन से की फंक्शंस है ब्यूरोक्रेसीज के? सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग लॉज, पॉलिसीज एंड स्कीम्स। ब्यूरोक्रेट्स एंश्योर दैट लॉज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स पास्ड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से पास होती हैं एंड आर अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, और पूरी कंट्री में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तो ये इनका काम हो गया। क्रिएटिंग अ लिमिट, अब एक लिंक बनाना बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट एंड फील्ड ऑफिसर्स, तो बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट हैं, ऑफिसेज हैं। ब्यूरोक्रेट्स इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, डिलीवर करते हैं सर्विसेज को, जैसे पब्लिक स्कूल, रोड, हॉस्पिटल एंड एड्रेस ग्रीवियंस, तो जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उन सबको सुनते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग एंड गवर्नेंस, दे कीप रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क, जितना भी गवर्नमेंट का वर्क है उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रोसीजर्स वगैरह सब बताते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस। सबसे पहले मिनिस्टर है, सेक्रेटरीट है उनका गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली मेंबर। अब यहाँ पे कमिश्नर है, मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन, एडी सेट, और ये सारी चीज़, ये इनका पूरा जो है यहाँ पर एक चार्ट बना दिया कि एक चीज़ में कितने लोग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। नाउ द ब्यूरोक्रेसी इज हायरार्किकली स्ट्रक्चर एज कैन बी सीन इन दिस चार्ट, तो जैसे इस चार्ट में देखा तो बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं एट अ लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक टू। अब ये तो नेशन का हो गया, तो ऐसे स्टेट और ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इन इंडिया द मोस्ट वेल नोन ब्यूरोक्रेसीज आर द इंडियन फॉरेन सर्विस, सबसे ज़्यादा वेल नोन जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो कौन सी है? इंडियन फॉरेन सर्विस IFS एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन दिस सिस्टम, और बहुत लोग हैं जो इस सिस्टम में काम करते हैं इन सब के अंडर। अवर इंटरेक्शंस आर यूजुअली विद द ब्यूरोक्रेट्स सर्विंग एट द ग्रास रूट, हाँ, और हमारी जो इंटरेक्शन होती है वो मोस्टली ब्यूरोक्रेट से होती है जो ग्रास रूट पर काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, वोटर एंड सैनिटाइजेशन वर्कर और बस कंडक्टर, इनसे हमारी बातें होती हैं। द ब्यूरोक्रेसी मैनेज लार्ज स्केल प्रोग्राम, वो जो है बड़े स्केल के प्रोग्राम जो है मैनेज करते हैं, जैसे कि जनसंख्या का, नेशनल इलेक्शन जो है, डिजास्टर रिलीफ एंड द रोल आउट ऑफ वेलफेयर स्कीम सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे मनरेगा बोला गया था, और द कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव्स। नाउ चोइनिरा बेलिप्पा Mutama, born in Karnataka, became the first woman to clear the examination for public service in 1948, तो पहली वुमेन थी जिन्होंने ये पब्लिक सर्विस वाला एग्जाम क्लियर किया था, एंड द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन इंडियन फॉरेन सर्विस, और 1949 में पहली जो है औरत बनी जिन्होंने IFS को ज्वाइन किया। Although a strong gender bias prevailed, women, for instance, were made to sign an undertaking that they would resign if they got married। अब ये जो है जेंडर बाइस ही थी ये चीज़ कि उन्हें एक अंडरटेकिंग ली गई थी कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, रिज़ाइन जो है करना पड़ेगा, एज CB मुतमा रोट लेटर, जो उन्होंने बाद में लिखा भी बताया। नेवरदलेस सी मैनेज टू कंडक्ट अ डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेटिक कैरियर, अब उनका जो है बहुत ही अच्छा कैरियर बना, इवेंचुअली सर्विंग एज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर इन सेवरल कंट्रीज़, और बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया की जो है पहली एज अ वुमेन एम्बेसडर बन के वो गई। व्हेन सी वॉज अनजस्टली डिनाइड प्रमोशन, अब उनको जो है मतलब जस्टिफाई नहीं किया गया, ये कि आप औरत हैं इस वजह से उन्हें नहीं दिया गया, तो जब डिनाई किया गया प्रमोशन को तो मुतमा अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, एक बेंच थी, मतलब वहाँ पे जो जज थे होते जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, स्ट्रक डाउन जेंडर बाइस प्रोविजन एज वोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड स्ट्रॉन्ग कमेंट्स ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिकॉर्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो उन्होंने जो है वहाँ पर गए तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो है जेंडर वाइज जो प्रोविज़न बनाया गया था वो बोला कि आपने इसका उल्लंघन किया है, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोला कि अगेंस्ट वुमेन की यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुतमा स्ट्रगल थस रिमेन अ डिफाइंड माइलस्टोन इन द परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन इंडियन पब्लिक सर्विस।
तो इनका स्ट्रगल जो है हमेशा से एक बहुत बड़े माइलस्टोन की तरह है कि इन्होंने किस तरह से अपनी चीज़ों को या वुमेन्स को, खासकर जेंडर इक्वेलिटी को एक साथ लेके आने के लिए आईपीएस में कितनी मेहनत की है। सीबी मुतवार रोट ऑन अ नंबर ऑफ पब्लिक इश्यूज, उन्होंने बहुत सारे जो पब्लिक इश्यूज थे वो उस पर लिखती थी। फ्रॉम द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड टू इंडियन डेमोक्रेसी, तो ये सब उन्होंने लिखा। इन वन ऑफ हर ऐसे सी पॉइंटेड टू द अनबाउंडेड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ, तो उन्होंने जो है अनबाउंडेड जो फ्रीडम है, थॉट है, बिलीफ है, उसके बारे में भी लिखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रिलीजन एज बीइंग द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था डेट मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल इन दिस कंट्री, जो है डेमोक्रेसी को पॉसिबल बना सकता था इस कंट्री में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। We will delve into the structure and process of law making in the chapter the parliamentary system, legislative and executive in grade 8। अब किस तरह से लॉ बनता है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस क्या होती है, वो सब हम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है चैप्टर है आपका ग्रेड 8 में, उसमें जो है इसके बारे में और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड यू, तो ये वाला पार्ट करेंगे हम कल, आज हम करेंगे यहीं तक। यहाँ पर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।